वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज की क्लास में ना हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? जैसा आपको दिखाई दे रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आपने देखा होगा कि एग्जाम में कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो 8085 से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की अभी तक हमने टोटल 11 क्लासेस कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 11 क्लासेस जिन्होंने भी करी है ना, आप में से जिन्होंने भी ये टोटल 11 क्लासेस ले ली है, उनको अभी क्या बेनिफिट होगा कि ये जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसको समझने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे ना आपके, जब हम इसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे, जब हम इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन वाला डायग्राम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स आएंगी, जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम टर्म्स हम ऑलरेडी इन 11 क्लासेस में काफी डीपली एंड डिटेलिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए क्या होगा, आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको इजीली क्या है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। एंड जो जो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको हम यहाँ पे डीपली या डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम उनके मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स कुछ बात करेंगे, लेकिन ज्यादा डिटेलिंग में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखिए आपने ये 11 क्लासेस नहीं ली है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर या आप किसी भी अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हो तो आपको ये बात आपको भी समझ में आती है। आप अगर टीचिंग का एग्जाम देने वाले हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इन 11 क्लासेस से क्या है, हमने बेसिक से एकदम जीरो से आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया था एंड आज हम कहाँ पे पहुंचे हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर पर पहुंचे। करवाने को मैं ये टॉपिक सबसे पहले भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन तब क्या होता, आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाता, आपको ये टॉपिक काफी बड़ा लगता। लेकिन अभी इस टॉपिक को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये टॉपिक कौन सी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगर मैं बीपीएससी का जो एग्जाम है उसकी बात करूं तो आपने देखा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 8085 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसके लिए भी आपका ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक सी इंट्रोडक्शन की इसकी बातें। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने इंटरप्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 8085 में कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं, ये वाली क्लास हमने कवर की थी, ठीक है। समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो प्रीवियस क्लासेस देख लेना, अदरवाइज यहां से समझ लेना, ठीक है। उसके अलावा एक बात और, जो नोट्स होते हैं वो आपको पता है कि आपको पेड होती है, पीडीएफ आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, कोई भी डाउट हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब टॉपिक का नाम क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। आप किसको बोलते हो माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर आप जनरली सीपीयू को बोलते हो, या हम कहें कि माइक्रो प्रोसेसर को जनरली आप सीपीयू बोलते हो, है ना, एक ही बात है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो सीपीयू है वो आपके कंप्यूटर का क्या होता है, हार्ट होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके कंप्यूटर का क्या है, हार्ट होता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था, 4004, ठीक है। ये आपका क्या था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। फिर यहाँ पे देखिए बाद में क्या आया, हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया। किस कंपनी ने बनाया? ये भी आपका इंटेल कंपनी ने ही बनाया था, ठीक है। आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? तो हम जनरली 8085 बोलते हैं, या फिर आप इसको 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। कितनी बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि 8085 कितनी बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ही पॉइंट है आपका, तो ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 8085 आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, याद रखना। किसने डिजाइन किया था? इंटेल कंपनी ने डिजाइन किया था। कब किया था? 1977 में। और
इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 8085 में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, पीमोस, एनमोस, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो इसके अंदर आपकी एनमोस टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे 8085 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले सिर्फ मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक बार इन पे नजर मार लेते हैं। देखो क्या क्या है। इट इज ए 40 पिन आईसी पैकेज। अगर हमसे पूछा जाए 8085 में कितनी पिन होती है, 40 पिन होती है। ठीक है, फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल LSI चिप। LSI की फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। Intel 8085 uses a single plus 5 volt DC supply for its operation. Intel 8085 clock speed is about 3 megahertz. कितनी है इसकी, 3 megahertz। और अगर क्लॉक साइकिल की बात करें तो 320 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है। आपको पता है क्या होती है, दो बस होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती है, एक डेटा बस, एक एड्रेस बस। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 8085 की जो डेटा बस है वो कितने बिट की होती है, एड्रेस जो बस है वो कितने बिट की होती है, एड्रेस बस में कितना आप डेटा एड्रेस जो है, कितना डेटा आप एड्रेस वहां तक यूज कर सकते हो, कितना एड्रेस उसमें आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इन हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जनरली आपका किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं करूंगी कि भाई बीपीएससी में ही आया है, लेकिन ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 बिट डेटा बस होती है, एड्रेस बस आपकी 16 बिट की होती है, विच कैन एड्रेस अप टू 64 KB। याद रखना 64 KB। एक स्टैक पॉइंटर होता है, वो कितने बिट का रहेगा, 16 बिट का होता है। फिर एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, वो भी क्या होता है, 16 बिट का होता है। फिर यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर भी होते हैं। टोटल जनरल पर्पज रजिस्टर यहाँ पे 6 होते हैं। 8085 के अंदर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। और ये जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, ये हमने रजिस्टर की क्लास में कर लिए थे। ठीक है, अब ये जो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं ना, ये कितनी बिट के होते हैं, ये 8 बिट के होते हैं। लेकिन हम इन 6 रजिस्टर्स को क्या करते हैं, पेयर्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्स के नाम रहेंगे BCDEHL, और इनका जब हम पेयर बनाएंगे तो B का C के साथ पेयर बनता है, D का E के साथ और H का L के साथ पेयर बनता है। अब यहाँ पे देखो, सिंगल रजिस्टर की अगर बात करें तो ये 8 बिट का है, और जब आपने पेयर कर दिया तो ये कितने बिट के रजिस्टर हो गए, ये 16 बिट का रजिस्टर हो गया। 8 बिट और 8 बिट 16 बिट, तो ये भी क्या हो गया, 16 बिट एंड ये भी 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, मेन पॉइंट समझ में आए। क्या है मेन पॉइंट्स की 40 पिन होती है, यहाँ पे 8 बिट डेटा बस होती है, 16 बिट एड्रेस बस होती है विच कैन एड्रेस अप टू 64 KB। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है, प्रोग्राम काउंटर भी यहाँ पे 16 बिट का होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर 6 होते हैं एंड वो 8 बिट के होते हैं। इन 6 रजिस्टर को हम क्या करते हैं, पेयर्स में कर देते हैं, एंड पेयर में करने के बाद किसका किसके साथ पेयर बनता है, B का C के साथ, D का E के साथ, H का L के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद ये 16 बिट के क्या बन जाते हैं, रजिस्टर बन जाते हैं। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, ओवन, मोबाइल फोन एटसेट्रा। अब चलिए बात करेंगे किसकी, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पे मेंशन किया है, एंड उस ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है, इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है तो एक बार इस ब्लॉक डायग्राम को अपने पेपर पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी आपके मेन कंपोनेंट्स बनते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यहाँ पे आपका 8 बिट रजिस्टर होता है। ठीक है,
एक्यूमुलेटर क्या करता है? अर्थमेटिक, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट, लोड स्टोर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक्यूमुलेटर क्या है? आपका एक रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर, और जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है ना, वो आपकी एक्यूमुलेटर को यूज करती है डेटा को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक्यूमुलेटर जो है आपका वो किससे कनेक्ट होता है? तो यहाँ देखो, ये आपकी इंटरनल डेटा बस है एंड ये क्या है? आपका ALU है। तो एक्यूमुलेटर इस डेटा बस से भी कनेक्ट होता है और इस ALU से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ALU। ALU का मतलब हमें पता है कि ये आपके क्या करेगा? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा ऑन 8 बिट डेटा। ठीक है, फिर आता है थर्ड हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर, GPR भी इनको बोल दिया जाता है। अभी ऊपर मैंने इनके बारे में आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम काउंटर। कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। एंड प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस अपने पास रखता है, और साथ साथ में मैं आपको बता रही हूं कि जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है उसकी डिटेल भी इसके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर भी क्या है? आपका 16 बिट रजिस्टर होता है एंड ये एक स्टैक की तरह काम करता है। अब यहाँ पे याद रखना, स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ पे भी पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि स्टैक पॉइंटर में क्या होता है? आपका 2 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि 1 का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मत कर देना। स्टैक पॉइंटर में क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 2। फिर नेक्स्ट है आपका टेम्पररी रजिस्टर। ये क्या है? आपका 8 बिट रजिस्टर होता है, नाम से पता चल रहा है कि टेम्पररी डेटा को होल्ड करेगा। फिर आते हैं आपके फ्लैग रजिस्टर। ये भी क्या है? आपके 8 बिट रजिस्टर होते हैं हैविंग 5 1 बिट फ्लिप फ्लॉप, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास 5 फ्लैग होते हैं। अब ये 5 फ्लैग कौन कौन से हैं? आपको इनके नाम पता होने चाहिए एंड इनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा फ्लैग है, कौन सा फ्लैग नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं, आप इनके बारे में एक बात याद रखो कि ये आपके कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। मतलब कि ये कोई भी रिजल्ट आपका कौन सा रजिस्टर अभी एक्टिव होगा, कौन सा रजिस्टर एक्टिव नहीं होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपका कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये कंडीशंस आपको कब मिलेगी? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। टोटल 5 फ्लिप फ्लॉप या फिर टोटल 5 फ्लैग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका साइन फ्लैग, S से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो फ्लैग Z से, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग AC, पैरिटी फ्लैग P और कैरी फ्लैग C। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 बिट का डेटा है, 8 बिट का डेटा है। ठीक है, इन 8 बिट्स में इन 5 फ्लैग की पोजीशन कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे देखो, 0th बिट पे आपकी क्या है? कैरी फ्लैग रहेगा। सेकेंड बिट पे आपका D2 मतलब 0 1 2, D2 पे आपका पैरिटी फ्लैग है, D4 पे आपका AC फ्लैग है, D6 पे जीरो फ्लैग है एंड D7 पे आपका साइन फ्लैग रहेगा। अब अगर कोई फ्लैग एक्टिव है तो इसका मतलब वो क्या है? वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो रीसेट है या फिर मतलब हम कहें कि वो डीएक्टिव है, इनएक्टिव है, तो वो क्या रहेगा? 0 को इंडिकेट करेगा। सेट का मतलब यहाँ पे 1 एंड रीसेट का मतलब 0। फिर नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। ये भी क्या है? आपका 8 बिट रजिस्टर रहता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? यहाँ पे देखिए कि जब इंस्ट्रक्शन इज फैच्ड फ्रॉम मेमोरी देन इट इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और डिकोडर का काम क्या है? यहाँ पे डिकोडर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इस टॉपिक को ध्यान से समझो। ये जो कंपोनेंट है इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा, है ना? तो इट प्रोवाइड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज द सेक्शन ऑफ द सीपीयू। जब मैं आपको सीपीयू पढ़ाती हूँ ना, तब मैं आपको वहां पे कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ाती हूँ, याद हो तो आपको। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स को देखो कि इट इज यूज्ड टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड अगर आपको याद हो
कि जब हम डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट यहाँ पे दो होती है जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है, और हमने उनके डिफरेंस की भी बात की थी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग मेमोरी. It is used to provide status, control and timing signals which are required for the operation of memory and input-output devices. It is used to control the entire operation of the microprocessor and peripherals connected to it. Thus, we can see that control unit of the CPU acts as the brain of the computer system. तो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके कंट्रोल सिग्नल्स है, टाइमिंग सिग्नल्स है, वो क्या है, वो इसलिए जनरेट किए जाते हैं जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में या फिर जो माइक्रो प्रोसेसर्स के ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल करने में क्या करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स है। कौन कौन से होते हैं तो देखो, कंट्रोल सिग्नल्स में आता है रेडी, मतलब रेडी के बाद क्या है, रेडी का मतलब क्या हो गया कि अभी वो रेडी हो गया, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आरडी मतलब यहाँ पे रीड है, डब्ल्यू आर राइट, एएलई एड्रेस लैच एनेबल। फिर आते हैं आपके स्टेटस सिग्नल, यहाँ पे स्टेटस सिग्नल कौन कौन से हैं, S0, S1 और यहाँ पे है IOM। डीएमए सिग्नल्स में आते हैं होल्ड, HLDA मतलब होल्ड एक्नॉलेजमेंट। रीसेट सिग्नल्स में आता है रीसेट इन और रीसेट आउट। तो ये चार हमारे पास क्या है, सिग्नल्स की कैटेगरीज है, और कंट्रोल सिग्नल्स में चार आते हैं, कौन कौन से, रेडी, आरडी, डब्ल्यूआर, एएलई। स्टेटस सिग्नल में आपके हैं S0, S1 और यहाँ पे है इनपुट आउटपुट M। डीएमए सिग्नल्स में होल्ड, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। रीसेट सिग्नल्स में है रीसेट इन और रीसेट आउट। इन सिग्नल्स की हम बात करेंगे कब, जब हम पिन कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तब। फिर आता है इंटरप्ट कंट्रोल, एंड लास्ट क्लास में ही हमने इंटरप्ट के टॉपिक को काफी अच्छे से डिटेलिंग में डिस्कस किया है, तो आपको पता है अभी फिलहाल कि इंटरप्ट क्या होते हैं, है ना। तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल, तो यहाँ पे देखो, इट कंट्रोल्स द सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बाय यूजिंग दीज टू इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो आपका सीरियल डेटा कम्युनिकेशन है उनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हम दो इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। अब दो इंस्ट्रक्शन सिंपल सी बात है, एक इनपुट करने के लिए यूज होगा, एक आउटपुट करने के लिए यूज होगा। सीरियल है तो सीरियल इनपुट होगा और सीरियल आउटपुट होगा। डेटा की बात हो रही है तो सीरियल इनपुट डेटा SID, सीरियल आउटपुट डेटा SOD, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर। अब यहाँ पे देखो, जो कंटेंट स्टोर्ड इन द स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर जो कि आपके 16 बिट रजिस्टर है, उनके अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो कहाँ पे लोड किया जाएगा, वो आपका एड्रेस बस और एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर के अंदर क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा टू कम्युनिकेट विद द CPU, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट में, क्योंकि ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी आपको थोड़ा सा इजी भी लग रहा होगा ये सब समझने में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट चिप्स आर कनेक्टेड टू दीज बसेस, द CPU कैन एक्सचेंज द डिजायर्ड डेटा विद द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट चिप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एड्रेस बस एंड डेटा बस, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एड्रेस बस और डेटा बस के बारे में समझो कि जो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इंटेल 8085 आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो 8 बिट का होगा, तो इसलिए आपकी जो डेटा बस है वो भी कितनी होगी, 8 बिट की होगी, है ना। तो यहाँ पे हम 8 बिट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन पैरेलल फ्रॉम और टू दी माइक्रो प्रोसेसर। उसके अलावा यहाँ पे देखो, एक होती है इसके अंदर एड्रेस बस, वो क्या होती है आपकी 16 बिट की होती है, और एड्रेस बस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों बस में से कौन सी यूनिडायरेक्शनल है और कौन सी बाई डायरेक्शनल है।
तो यहाँ पे देखो जो डेटा बस होती है ना वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है एंड जो एड्रेस बस होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एड्रेस एंड डेटा बस होती है उनमें कौन सी बिट एड्रेस बस को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी बिट डेटा बस को रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल बिट हो गई हमारे पास 0 to 15 हो गई है ना। अब इन 0 to 15 में 0 to 7 तो आपकी एड्रेस और डेटा दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं AD0 से लेके AD7, मतलब एड्रेस डेटा, ये एड्रेस आपकी जो एड्रेस बिट की तरह भी काम करेंगी और यही आपकी डेटा बिट की तरह भी काम करेंगी। उसके बाद 8 to 15 ये केवल आपकी एड्रेस बिट की तरह ही काम करेंगी, ठीक है। तो ये पिन यहाँ पे हो गई, टोटल कितनी पिन हो गई आपके पास 16 पिन हो गई, 0 to 16, 0 to 15 एंड उसमें जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब ये होती है ना 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जा रहे हैं तो इधर वाली को क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं LSB, एंड यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि MSB। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि 0 to 7 है वो आपकी डेटा और एड्रेस दोनों में काम करेंगी, एंड यहाँ पे जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेंगी 8 to 15 वो केवल आपके एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर जो हमने कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे किसकी, पिन कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे इसका एक पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो ये देखो ये पूरा क्या है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है। यहाँ पे ये सारी क्या है, पिन, और वन बाय वन हम इन्हीं सारी पिन्स को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि किस पिन का क्या यूज रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे एड्रेस एंड डेटा बस पिन से। तो यहाँ पे देखते हैं एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये अभी मैंने आपको पूरी तरह से बताया कि 8 to 15 क्या है आपकी, ये केवल आउटपुट के लिए यूज होंगी, ठीक है, केवल एड्रेस को ट्रांसफर करेंगी। AD0 से लेके AD7 ये आपके इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह से वर्क करेंगी। ये जो पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे मल्टीप्लेक्स्ड, इस पॉइंट को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब क्या कैसे पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी एड्रेस डेटा बस है 0 to 7 वाली जो बिट है उनको मल्टीप्लेक्स किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो AD0 से AD7 है, दीज आर टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस। अब ये क्या है, ये ड्यूअल पर्पस यहाँ पे काम कर रही है, ये मतलब आपकी डेटा को भी ट्रांसमिट कर रही है और ये एड्रेस को भी ट्रांसमिट कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लेक्स हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स किया गया है। दे आर यूज्ड फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट ऑफ द मेमोरी एड्रेस। हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी बिट को मल्टीप्लेक्स किया जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को किया जाता है या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को किया जाता है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मल्टीप्लेक्स किया जाता है, ठीक है। क्या कहाँ पे थे हम, दे आर यूज्ड फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ द मेमोरी एड्रेस और इनपुट आउटपुट एड्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल में वो एड्रेस को ट्रांसमिट कर रही है और बाकी की जो साइकिल है सेकेंड थर्ड क्लॉक साइकिल उसमें वो क्या करेंगी, डेटा को ट्रांसमिट करेंगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, जो ऊपर हमने अभी बात करी थी हमारे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स को, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ALE की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में पूछी जाती है। ALE की फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच एनेबल। ये क्या है, आपका एक कंट्रोल सिग्नल है, एक ये आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज होता है, या फिर मैं कहूँ कि एक आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। ALE goes high during first clock cycle of machine cycle and enables the lower 8 bits of the address to be latched either into the memory or the external latch। मतलब ये आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जो पहली क्लॉक साइकिल है जिसमें हम एड्रेस ट्रांसमिट कर रहे हैं वहां पे ये क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट एम या फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये भी क्या है आपका आउटपुट में यूज होता है। ये एक स्टेटस सिग्नल है which distinguishes whether the address is for memory or input output device। क्या बताएगा, ये एक स्टेटस सिग्नल है कि आपका जो एड्रेस है वो मेमोरी के लिए है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए है। S0 S1 ये क्या है आपके स्टेटस सिग्नल है।
sent by the microprocessor to distinguish various type of operations. स्टेटस सिग्नल को हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑपरेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए. अब यहाँ पे देखो जो S0 S1 का वैल्यू रहेगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर 0 है तो मतलब हाल्ट, 0 1 है तो राइट ऑपरेशन, 1 0 के लिए रीड ऑपरेशन, एंड जब आपका 1 1 रहता है तो फैच. RD. RD is the signal to control read operation. When it goes low, the selected input output device or memory is read. WR. WR is a signal to control write operation. When it goes low, the data bus data is written into the selected memory or input output location. रीड और राइट याद रखना ये ऑपरेशन कब हो रहे हैं, जब ये लो होते हैं, जब ये सिग्नल क्या हो रहा है आपका लो हो रहा है. रेडी ये क्या है आपका इनपुट में यूज होता है. इट इज यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू सेंस वेदर ए पेरिफेरल इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा और नोट. इफ रेडी सिग्नल इज हाई तो इसका मतलब क्या है आपका डिवाइस रेडी है. अगर वो लो है तो इसका मतलब वो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा उस डिवाइस के हाई होने का. फिर आते हैं आपके इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स. यहाँ पे क्या है होल्ड, ये आपका इनपुट में यूज होता है. होल्ड इंडिकेट्स दैट कि आपका कोई दूसरा डिवाइस क्या कर रहा है डेटा को सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका इंटरप्ट रेज हो रहा है. HLDA ये आपका आउटपुट सिग्नल है. होल्ड एक्नोलेजमेंट इसका मतलब क्या है, मैंने आपको इंटरप्ट में भी बताया था कि जब भी हम किसी डिवाइस का जो इंटरप्ट रेज करता है आप उस रिक्वेस्ट को परफॉर्म किया जाता है तो उसको एक एक्नोलेजमेंट सिग्नल भेजा जाता है जिससे क्या करे वो अपने इंटरप्ट सिग्नल को लो कर दे, एंड उसको हम बताएं कि तुम्हारा सिग्नल क्या हो रहा है उसको परफॉर्म किया जा रहा है तो तुम अपना सिग्नल अभी क्या कर सकते हो लो कर सकते हो. इंट आर ये क्या है आपका एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल है और ये लोएस्ट प्रायोरिटी होती है. ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है कि किस सिग्नल की प्रायोरिटी कितनी होती है. int a is an interrupt acknowledgement sent by the microprocessor after int r is received. फिर यहाँ पे ये आपके कुछ और इंटरप्ट्स हैं, ठीक है. एंड मैंने आपको बताया था कि जब आपका सिग्नल रीसेट हो जाता है ना, एकदम रीसेट हो जाता है दोबारा से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस इंटरप्ट की स्टार्टिंग एड्रेस कितनी होती है कि वो कहाँ से मतलब स्टार्ट करेगा. फिर यहाँ पे है रीसेट सिग्नल्स. रीसेट इन ये क्या है आपका इट रीसेट्स द प्रोग्राम काउंटर टू 0. It also reset interrupt enable and HLDA flip flop. The CPU is held in reset condition till reset is not applied. Reset out ये क्या करेगा indicates that CPU is being reset. फिर यहाँ पे clock signals है X1 X2 ये क्या है आपके clock signals रहेंगे. X1 X2 are the terminals to be connected to an external crystal oscillator which drives an internal circuitry of the microprocessor. नेक्स्ट यहाँ पे है क्लॉक ये क्या है आपके क्लॉक आउटपुट फॉर यूजर. फिर आपके सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स है यहाँ पे. SID इज डेटा लाइन, ठीक है, फॉर सीरियल इनपुट. SOD इज द डेटा लाइन फॉर सीरियल आउटपुट. फिर यहाँ पे पावर सप्लाई है VCC प्लस 5 वोल्ट. उसके बाद VSS ग्राउंड रेफरेंस सॉरी VSS क्या है आपका यहाँ पे ग्राउंड रेफरेंस. अब चलिए बात कर लेते हैं 8085 इंस्ट्रक्शन की. तो देखो मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप फॉर्मेट भी हमने समझा था, तो वो सेम यहाँ पे 8085 इंस्ट्रक्शंस में भी यूज होंगे, ठीक है. उसके अलावा ऑपरेंड ऑपकोड इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी. फिर यहाँ पे 8085 की अगर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो हमने एड्रेसिंग मोड भी डिस्कस कर लिए हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी. लेकिन यहाँ पे कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन 1 बाइट है, 2 बाइट है या फिर 3 बाइट है ना. ये वाला क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिला होगा कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का है. तो मैं आपको एक सिंपल सा इसमें डिफरेंस बताती हूँ जिससे कि आपको इजीली हो जाएगा. 99% आपका क्या रहेगा वो आंसर करेक्ट रहेगा अगर आप उस ट्रिक को यूज करते हैं. तो यहाँ देखो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की जब हम बात करें तो देखो एक ये आपका इंस्ट्रक्शन है मूव A D. A का मतलब क्या है एक्यूमुलेटर.
अगर आप यहाँ पे ए नहीं लिखोगे, मूव बी लिखोगे, तो अब भी इसका मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर बी का डेटा ए के अंदर चला गया, मतलब ए हमें यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे कितना रजिस्टर यूज कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, बी रजिस्टर आपने सिर्फ यहाँ पे एक ही दिया है ना। यहाँ सेकंड देखो, एड बी, एड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो इस इंस्ट्रक्शन से हमें क्या समझ में आया कि जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑपरेंड वो क्या है, आपकी ऑप कोड के अंदर ही होती है। तो ये क्या है, आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर हम केवल एक सिंगल क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेंड यूज करते हैं। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर आप याद रखना कि हम यहाँ पे 8 बिट डेटा यूज करते हैं। क्या यूज करोगे आप, यहाँ पे 8 बिट डेटा यूज करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, मूव इंटरमीडिएट B05, 05 क्या हो गया आपका, 8 बिट डेटा हो गया। अब यहाँ पे 2 बाइट कौन कौन सी है, एक तो आपकी 05 हो गई और दूसरी यहाँ पे देखो एक बी रजिस्टर दी है। तो मतलब यहाँ पे आपने 2 चीजें दी है, एक यहाँ पे 8 बिट डेटा दिया है और दूसरा आपने यहाँ पे अपना रजिस्टर दिया है जिसके अंदर आप उसको मूव करवा रहे हो। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का यूज नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 05 को आपको मूव करवाना है रजिस्टर बी में, तो ये क्या हो गया आपका 2 बाइट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बाइट है वो क्या है, इसका ऑप कोड है, एंड जो सेकंड बाइट है वो क्या है, या तो कोई डेटा है या फिर कोई एड्रेस है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर याद रखना कि हम 16 बिट डेटा या फिर 16 बिट एड्रेस यूज करेंगे। अब यहाँ पे 1 बाइट तो क्या हो जाएगी आपकी ऑप कोड, एंड यहाँ पे 16 बिट का मतलब क्या हो गया कि 8 और 8, तो मतलब ये आपकी सेकंड बाइट और ये क्या हो गई आपकी थर्ड बाइट। तो यहाँ पे देखो LXIH2400H, ये क्या है आपका 16 बिट डेटा है, 16 बिट मेमोरी एड्रेस है ना 2400। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑप कोड अकेला आता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑप कोड के साथ एक 8 बिट एड्रेस या 8 बिट डेटा आएगा। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे 16 बिट एड्रेस या फिर 16 बिट डेटा आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 99% चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन आप यहाँ पे उसको टिक कर सको कि वो कौन से कितनी बाइट का वो इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट होता है। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपकी बीपीएससी है उसके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। आज नंबर सिस्टम की क्लास अपलोड हुई है तो एक बार देख लेना। चलिए, थैंक यू।